नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नज़र आज की खास खबर पर। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से कश्मीर घाटी के सेब उत्पादक किसानों और कारोबारियों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर देश में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देश में सेब का कुल रकबा 3,15,000 हेक्टेयर है, जिनमें से 2,42,000 हेक्टेयर जम्मू कश्मीर में है। राज्य में यह प्राकृतिक आपदा कटाई सीजन की शुरुआत में आई है, इसलिए पूरे देश में सेब की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। घाटी में बहुत सी किस्मों के सेब का उत्पादन होता है, जिनकी तुड़ाई जुलाई से मध्य फरवरी तक होती है। देश में कुल सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर का योगदान करीब 60% होता है। इसके बाद अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड हैं। कारोबारियों का अनुमान है कि इस साल कीमतें ऊंची रहेंगी, क्योंकि कश्मीर घाटी में बाढ़ से फसल को नुकसान के चलते आपूर्ति सीमित रहेगी। अब तक आपने जूट की बोरियों के बारे में ही सुना होगा, लेकिन अब सड़क बनाने में भी इसका बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के अनुसार सड़क निर्माण में जूट की चटाई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सड़कें लंबे समय तक खराब नहीं होती हैं। हालांकि अभी प्रायोगिक तौर पर ही इसकी शुरुआत कोलकाता में की जा रही है। जूट की चटाई के इस्तेमाल से सड़क की लागत में थोड़ा इजाफा तो होता है, लेकिन इससे सड़क की गुणवत्ता में सुधार होता है और लंबे समय तक इसे खराब होने से बचाया जा सकता है। दरअसल जूट की चटाई के इस्तेमाल से सड़क में लचीलापन आता है, जिससे सड़क जल्दी खराब नहीं होती। यह योजना सफल रही तो राष्ट्रीय पटसन बोर्ड इसे देश भर में बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, जिससे जूट उत्पादन में बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी के बुनकरों को अब बिजली कटौती से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय बुनकरों को बेहद कम कीमत पर इन्वर्टर देने जा रहा है। बुनकरों को इस तरह के इन्वर्टर लेने के लिए मूल कीमत का सिर्फ 20% ही भुगतान करना पड़ेगा। शेष 80% रकम केंद्र सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार की यह योजना बैटरी लिंक्ड इन्वर्टर लाइटिंग यूनिट्स के तहत बुनकरों को लाभ देने के लिए शुरू की जा रही है। इसके लिए शासन द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सरकार द्वारा बुनकरों के लिए भेजी गई इन्वर्टरों की पहली खेप में 2000 सेट वाराणसी के बुनकर सेवा केंद्र में पहुंच गए हैं, जिसका शीघ्र ही आवंटन किया जाएगा। लौटे मानसून की अच्छी बारिश से आगामी रबी सीजन में बम्पर पैदावार का अनुमान है। सरकार ने रबी सीजन में लगभग 9.5 करोड़ टन गेहूं की पैदावार का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीफ खेती के गड़बड़ाने को देखते हुए कृषि मंत्रालय का पूरा जोर रबी सीजन की फसलों पर है। इसके लिए आयोजित फसल तैयारी सम्मेलन में राज्यों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराने का फैसला किया गया है। खरीफ सीजन में मानसून की बेरुखी के चलते 34 लाख हेक्टेयर खेतों में बुवाई तक नहीं हो पाई। खरीफ पैदावार में संभावित इस कमी को आगामी रबी सीजन में पूरा करने का निश्चय किया गया है। कृषि आय बीमा योजना के प्रस्तावित मसौदे पर केंद्र ने राज्य सरकारों से उनकी राय मांगी है। नई कृषि आय बीमा योजना के मसौदे पर राज्यों के अधिकारियों से चर्चा पहले ही हो चुकी है। 21 और 22 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ उनके सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान कृषि आय बीमा योजना के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई। कृषि मंत्रालय के अनुसार मानसून आधारित होने की वजह से खेती अनिश्चितता वाला कारोबार हो गई है। दैवीय प्रकोप से बाढ़, सूखा और रोगों से चौपट होने वाली फसल की एवज में किसान को नुकसान से बचाने के लिए सरकार कृषि बीमा योजना लाने की तैयारी कर चुकी है। यह बीमा योजना छोटे व मझोले किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्तमान फसल बीमा योजना की विसंगतियों को दूर करके नया मसौदा तैयार किया गया है। गन्ने की फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। ग्रीष्म में मिट्टी पलटने वाले हल से 2 बार आड़ी और खड़ी जुताई करें।
अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में बखर से जुताई कर मिट्टी भुरभुरी कर लें तथा पाटा चलाकर समतल कर लें। रिजर की सहायता से 3 फुट की दूरी पर नालियां बना लें। गन्ने की अधिक पैदावार लेने के लिए सर्वोत्तम समय अक्टूबर नवंबर है। गन्ने के लिए 100 से 125 क्विंटल बीज या लगभग 1,25,000 आँखें प्रति हेक्टेयर गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े इस तरह कर लें कि प्रत्येक टुकड़े में 2 या 3 आँखें हों। इन टुकड़ों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबाकर रखें। इसके बाद टुकड़ों को नालियों में रखकर मिट्टी से ढक दें और सिंचाई कर दें या सिंचाई करके हल्के से नालियों में टुकड़ों को दबा दें। अक्टूबर नवंबर में 90 सेंटीमीटर पर निकाली गई गरेड़ों में गन्ने की फसल बोई जाती है। साथ ही मेढ़ों के दोनों ओर प्याज, लहसुन, आलू, राजमा या सीधी बढ़ने वाली मटर अंतर्वर्तीय फसल के रूप में लगाना उपयुक्त होता है। इससे गन्ने की फसल को कोई हानि नहीं होती। इससे 6,000 से 10,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। वसंत ऋतु में गरेड़ों की मेड़ों के दोनों ओर मूंग, उड़द लगाना लाभप्रद है। इससे 2,000 से 2,800 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त लाभ मिल जाता है। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताज़ा औसत मंडी भावों की। मंडी भावों में आज सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं 1,500 रुपये प्रति कुंतल, इलाहाबाद की मंडी में 1,460 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर की मंडी में 1,550 और लखनऊ की मंडी में गेहूं का भाव 1,530 रुपये प्रति कुंतल रहा। बात अगर चावल के भावों की करें तो आगरा की मंडी में चावल 2,180 रुपये प्रति कुंतल, इलाहाबाद में 2,085, कानपुर में 2,230 और लखनऊ में चावल का भाव 2,300 रुपये प्रति कुंतल रहा। सरसों की औसत कीमतों पर नज़र डालें तो आगरा की मंडी में सरसों 3,500 रुपये, इलाहाबाद 3,480 रुपये, कानपुर में 3,390 और लखनऊ की मंडी में सरसों का भाव 3,410 रुपये प्रति कुंतल रहा। गुड़ की औसत कीमतों की बात करें तो आगरा की मंडी में गुड़ 3,350 रुपये, इलाहाबाद 3,400, कानपुर में 3,360 रुपये और लखनऊ की मंडी में गुड़ का भाव 3,310 रुपये प्रति कुंतल रहा। सब्जियों में टमाटर की औसत कीमतों की बात करें तो आगरा की मंडी में टमाटर 2,630 रुपये, इलाहाबाद की मंडी में 2,480 रुपये, कानपुर की मंडी में 2,580 और लखनऊ की मंडी में टमाटर का भाव 2,550 रुपये प्रति कुंतल रहा। प्याज के भावों की बात करें तो आगरा की मंडी में प्याज 1,600 रुपये प्रति कुंतल, इलाहाबाद में 1,550 रुपये, कानपुर में 1,620 और लखनऊ में 1,700 रुपये प्रति कुंतल प्याज का भाव रहा। भिंडी की औसत कीमतों की बात करें तो आगरा की मंडी में भिंडी 1,350 रुपये, इलाहाबाद 1,400 रुपये, कानपुर में 1,460 रुपये और लखनऊ की मंडी में भिंडी का भाव 1,340 रुपये प्रति कुंतल रहा। और अब एक नज़र आलू के औसत भावों पर। आगरा की मंडी में आलू का भाव 2,270 रुपये प्रति कुंतल, इलाहाबाद में 2,250 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 2,160 और लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 2,200 रुपये प्रति कुंतल रहा। और अब एक नज़र मौसमी के औसत भावों पर। आगरा की मंडी में मौसमी का भाव 2,360 रुपये प्रति कुंतल, इलाहाबाद में 2,410 रुपये, कानपुर में 2,280 रुपये और लखनऊ की मंडी में मौसमी का भाव 2,300 रुपये प्रति कुंतल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियाँ और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है एक किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, हम कठिन परिश्रम करके अपनी फसल, अपनी सब्जियां उगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि उनमें कीड़े और बीमारियों का इतना प्रकोप हो जाता है कि हमें भारी आर्थिक नुकसान होता है। अगर इन कीड़े बीमारियों का हम समेकित प्रबंध कर लें, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन को हम अपनाएं, तो इनसे बचा जा सकता है और हमारा आर्थिक नुकसान जो है वो कम हो सकता है, हम लाभ की स्थिति में होंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह, सहायक निदेशक, केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र गोरखपुर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन है ये क्या है? किसान भाई, अपने फसल की तैयारी से लेकर के, जो भी आपकी भूमि की तैयारी से लेकर के और फसल की कटाई तक जो भी आपके पास में उपलब्ध संसाधन है उसको मिला जुला करके इस प्रकार से प्रयोग करना कि आपके खेत में जो भी कीड़ा और बीमारी है उनकी संख्या रहे, लेकिन आपका आर्थिक नुकसान ना हो। इसी जो तकनीक है इसी को हम मिला करके जो है एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन बोलते हैं। डॉक्टर साहब, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनका हम वैज्ञानिक ढंग से इस तरह से प्रयोग करें कि हमारा जो नुकसान कम हो, कीड़े बीमारियां कम लगे। डॉक्टर साहब, इसकी आवश्यकता क्यों है? आजकल क्या होता है, किसान भाई अपने खेत में अंधाधुंध जहरीले रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं
जिससे क्या होता है कि जब हम उन सब्जियों को खाते हैं जिस पे किसान अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। साथ में क्या होता है कि जो हमारा चाहे जल प्रदूषण है, वातावरण प्रदूषण है, मिट्टी प्रदूषण है और जो हमारा खाद्य सामग्री है उसमें भी जो है जो आपके जहरीले रसायन हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसे जब हम खाते हैं हमें तरह तरीके की बीमारियां होती हैं। तो इससे बचने के लिए जो है कि जो केवल कीटनाशक प्रयोग के लिए केवल हम जो है जहरीले रसायनों का प्रयोग ना करें, उसके अलावा जो है अगर हम एकीकृत कीटनाशी जीव प्रबंधन का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा जहरीले रसायनों में या और भी जो हमारे नुकसान हो रहा है इससे हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि पहले भी चर्चा हुई कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उन्हीं से हम इस विधि को अपना करके और लाभ कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चरणबद्ध तरीके से जानना चाहेंगे कि जब किसान तैयारी कर रहा है किसी फसल को बोने की, चाहे वो सब्जी हो चाहे कोई फसल हो, तो वहां पर क्या क्या वो कार्य करे, क्या क्या सावधानियां रखे? इसमें जैसे सबसे पहले क्या होता है कि जैसे परंपरागत व्यवहारिक विधियां हैं, इसमें किसान भाई कुछ नया करने की बात नहीं, जो हम लोग पहले करते आए वही करने की बात है, लेकिन आजकल हमारे किसान भाई इसको नहीं कर रहे हैं। जैसे क्या हुआ, गर्मियों में गहरी जुताई करना। गर्मियों में गहरी जुताई करने से क्या होता है कि जो भी हमारे पास में कीड़े या बीमारी होती हैं जो कि हमारे ज़मीन के अंदर में होते हैं, जब हम गर्मियों में गहरी जुताई करते हैं तो ऊपर आ जाते हैं। आप ये भी देखते होंगे कि जब हम गर्मियों में गहरी जुताई करते हैं तो बहुत सारी चिड़िया आकर के जो वहाँ पे बैठती हैं, कीड़े खाती रहती हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो वो क्या काम करते हैं कि जो भी कीड़े अंदर या कीड़े का जो भाग होता है ज़मीन में पड़ा रहता है उसको खाने का काम करती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि हम लोग फसल को अदल बदल के बोना, कहने का मतलब जब एक ही फसल को हम बार बार बोते हैं उससे क्या होता है कि जो कीड़ा होता है, जो बीमारी होती है उस फसल में लगता है, वो अपना वहाँ पे घर बना लेती है। तो हर साल जैसे ही हम फसल बोते हैं बीमारी उसमें आ जाती है। कहने का मतलब कि हम फसल चक्र भी अपनाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरह से फसलों को अगर हम अदल बदल के बोएंगे तो उससे भी हमको बहुत लाभ होता है। तीसरा, सही समय पे बुआई करना। जैसे किसान भाई मान लीजिए सरसों की खेती है या चने की खेती है, जो किसान भाई जो है अक्टूबर तक बुआई कर देते हैं जो है, या अक्टूबर के लास्ट में वीक तक जो है, तो उससे क्या होता है कि जो भी चाहे माहू हो गया चाहे और भी जो कीड़े हैं उसमें लगने का समस्या जो है बहुत कम हो जाती है। तीसरा, अगला क्या है कि उचित मात्रा में जो है उसका प्रयोग करना, जो भी आपका फर्टिलाइजर है उचित मात्रा में उसका प्रयोग करना, उर्वरक प्रबंधन करना। बहुत सारे किसान भाई हमारे क्या काम करते हैं कि पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग तो करते हैं, पोटास लेकिन फास्फोरस का भी करते हैं, लेकिन पोटास का नहीं करते हैं। ऐसे क्या होता है कि पोटास का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से क्या होता है, फसल में जो है अवरोधी क्षमता डेवलप होती है, जिससे कीड़ा और बीमारी उसमें बहुत कम लगता है और जो हमारी फसल की गुणवत्ता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि हमारे तमाम किसान भाई ऐसे हैं जो सिर्फ नाइट्रोजन के भरोसे रहते हैं, यूरिया डाल डाल के फसल पैदा करते हैं। तो अगर हम पोटास का प्रयोग करते हैं तो गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उसकी जो क्वालिटी है या जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी रहेगी। डॉक्टर साहब, एक और बात हो गई कि अगर बीज का चुनाव है तो उसमें भी अगर किसान भाई को ध्यान रखें तो कीड़े बीमारियां कम हो सकते हैं। हाँ, किसान भाइयों को क्या काम करना चाहिए कि हमेशा ऐसे बीजों का प्रयोग करना चाहिए, चयन करना चाहिए कि जो ऐसी जगह से जो है जिसमें रोग रोग से मुक्त हों। कहने का मतलब अवरोधी प्रजातियों का जो भी है उनको प्रयोग करना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि किसान भाई बुआई करने से पहले अगर बीज को जो है बीज उपचार कर लेते हैं तो उपचार करने के बाद में अगर बुआई करते हैं तो उससे किसान भाइयों को जो है बहुत ही लाभ होता है। जैसे इस समय किसान भाई नर्सरी की मान लीजिए सब्जियों की नर्सरी डाल रहे हैं, जी समय चल रहा है। जी हाँ, तो उसमें क्या होता है अगर किसान भाई जो है ट्राइकोडर्मा जो हमारा लाभकारी फफूंदी है, तो इससे क्या करते हैं, अगर हम ट्राइकोडर्मा की जो है 4 से 6 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर बीज को उपचारित करने के बाद में फिर उसकी अगर हम बुआई करते हैं, जो इसमें एक गलन की बीमारी लगती है, आप देखते हैं नर्सरी छोटी छोटी होती है और गल करके मर जाती है, जड़ गलने लगती है। जी हाँ, तो अगर उचित जल प्रबंधन के साथ में हम बीज का उपचार करके इसके अलावा भूमि शोधन करके अगर नर्सरी डालते हैं तो निश्चित तौर पर इस बीमारी से हमारे किसान भाई बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और अवस्था आती है कि जब खेत में हमारे पौधे लगे होते हैं, चाहे सब्जी के हों या फसल के हों, उस समय कुछ बीमारियां दिखाई पड़ती, कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो अगर वो चीज दिखाई पड़ रही तो किसान भाई क्या करें? सबसे पहले किसान भाइयों को अपने खेत की जो है मान लीजिए सब्जी चल रही है उनकी कोई भी खेत की, तो निगरानी एक निश्चित अंतराल पे करते रहना चाहिए, नियमित निगरानी करते जी हाँ। तो उससे क्या होता है कि अगर निगरानी किसान भाई हमारे करते रहते हैं तो उनके जब अगर खेत में कोई भी बीमारी दिखाई देती है तो उससे शुरू की अवस्था में ही जो है, सपोज करिए मान लीजिए कि किसान भाइयों को जो है दिखाई टमाटर का पौधा है, एक पत्ती में जो है बीमारी लगती है जिसको हम लोग लीफ कर्ल बोलते हैं, जो कि एक विषाणु के द्वारा होती है। पहले एक पौधे में आती है, बाद में पूरे खेत में बीमारी फैल जाती है, फिर इसका कोई
भी हम लोग नियंत्रण या मैनेजमेंट नहीं है। जी। तो जैसे एक पौधे में या पौधे के एक पत्ती में बीमारी दिखाई दे, किसान भाइयों को करना चाहिए कि उसको उखाड़ लें। उखाड़ने के बाद में मिट्टी में गड्ढा खोदें, गड्ढा खोद के नीचे दबा देना चाहिए। इससे क्या होगा जो है कि बीमारी जो होती है वो दूसरे पौधों में नहीं फैलेगी जो है। तो इस तरीके से किसान भाई अगर सही समय पे सही कदम उठाएंगे जो है तो निश्चित तौर पे बिना किसी उनको लाभ अच्छा होगा। बिना पैसे के और बिना अच्छा किसी लाभ होगा। अतिरिक्त श्रम के वो पा सकते हैं, लाभ पा सकते हैं। जी हाँ। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई पौधों की। एक प्रकाश प्रपंच भी प्रयोग कर रहे हैं किसान भाई या वैज्ञानिक सुझाव दे रहे हैं, तो ये क्या है? जी हाँ, जो हमारा एकीकृत नस्ल जीव प्रबंधन केंद्र है, इसमें जो दूसरी हमारी विधि होती है इसको हम लोग यांत्रिक विधि बोलते हैं। यांत्रिक विधि में क्या काम करते हैं कि जो भी उसका फसल होता है, फसल का जो है जिसमें भी कीड़ा या बीमारी लगी होती है उसको हम काट करके नष्ट कर देते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि उसमें एक और हमारा जिसको हम लोग फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं, जितने भी छेद करने वाले कीड़े होते हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण काम करता है। इसमें जितने भी नर कीट होते हैं वो सब आके इसमें फंस जाते हैं और फिर फंसने के बाद में जो है इसमें हम इकट्ठा करके उनको मार देते हैं। उसके बाद में इसमें एक हम लोग ल्योर लगाते हैं किसान भाइयों, जिसको ये हर कीड़े का ल्योर अलग अलग आता है। अगर इस ल्योर को हम इसमें निकालते हैं, इसमें एक आपका कैप्सूल पाया जाता है और इस कैप्सूल को अगर इसमें हम लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि ये लगभग जो है 20 से 22 दिनों तक जो है इसमें महक आएगी, जो हमको नहीं पता चलेगा इसमें, लेकिन कीड़ा जो आके फंसेगा। दूसरा ये भी है कि जो आपका छेदक कीड़ा लगता है उसके लिए जो है एक अन्य परजीवी जिसको हम लोग ट्राइकोकार्ड बोलते हैं जी। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका हमारा जो भी सेंटर किसान भाइयों को मुफ्त में देता है ट्राइकोकार्ड। तो ये क्या है, अन्य परजीवी है। कहने का मतलब कि जितने भी छेदक कीड़े हैं, चाहे फल में छेद कर रहे हैं चाहे आपका तना और फल दोनों में छेद कर रहे हैं, अगर इसका हम 2.5 से 3 कार्ड जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा कि जितने भी जो भी अंडा देता है कीड़ा उसको हम आसानी से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अंडे से एक गंध निकलती है जिसको हमारा ट्राइकोग्रामा नाम का कीड़ा होता है, वो उसको खोज लेता है और उसके अंडे में जाके अपना अंडा दे देता है। तो इस तरीके से जो है उसके अंडे को अगर नष्ट कर देता है कीड़ा, तो हमको उसके बाद में आपका जो ही जैविक रसायन है हमको फिर उनका प्रयोग करना चाहिए। जैविक रसायन में जैसे आपका हो गया कि सबसे पहले हम लोग जैविक रसायन में जाते हैं कि जैसे आपका नीम ऑयल हो गया, जो है नीम का तेल हो गया, नीम के जो है बीज पत्र का रस हो गया या नीम के बीज का पाउडर हो गया। तो जो नीम ऑयल आता है आपका जो है, तो नीम ऑयल इसको हम लोग क्या काम करते हैं कि 3 से 4 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करते हैं। एक चीज़ लेकिन और है, इसमें चाहे मार्केट में हमारा स्टिकर आता है चाहे उसको हम इसमें मिलाते हैं। अगर किसान भाई स्टिकर नहीं पाते हैं तो क्या काम करते हैं, जो उनका निरमा होता है या शैम्पू होता है 1 मिलीलीटर या 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम मिला करके फिर छिड़काव करते हैं तो जो रिजल्ट होता है हमको बहुत ही अच्छा मिलता है। कहने का मतलब कोई डिटर्जेंट उसमें मिला लें जी हाँ, और उसका प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।